एवरीवन, बच्चों हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3B देख रहे हैं, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और पिछले लेक्चर्स में हमने डिटेल में समझा है बच्चों दैट व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कितने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जैसे इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, as well as what are the different types of price elasticities of demand। अगर अभी तक आपने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, do go and check those lectures out। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे what are the factors that influence elasticity of demand। What do you mean by elasticity of demand? Let us quickly revise। Elasticity of demand मतलब it is a responsiveness of change in quantity demanded टू अ चेंज इन अदर वेरिएबल्स। मतलब अगर इनकम चेंज होता है, प्राइस चेंज होता है, उसके वजह से जो भी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होगा उसे हम मेजर करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। ओके, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी को, वो आज हम देखने वाले हैं। आपके लिए मैं एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट कोड भी लेके आई हूं बच्चों। So let us quickly dive deep into it। Page number 33 of your economics textbook, आपको यहाँ पे factors influencing elasticity of demand देखना है बच्चों। And the short code is very very easy, cup, dish and nut। This is the short code, cup, dish and nut। Let us see one by one। What does C stand for? C stands for complementary goods। अब हमने देखे बच्चों complementary goods क्या होते हैं, they have to go hand in hand। मतलब अगर मेरे पास कार है तो मुझे पेट्रोल की जरूरत है, अगर मेरे पास पेन है तो मुझे उसमें इंक की जरूरत है, ये दे गो हैंड इन हैंड। तो ऐसे गुड्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। अब अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है बच्चों वो कैसी होती है, दैट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। एंड व्हाई इज दैट सो? नाउ फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर व्हीकल्स है, मेरे पास अगर कार है, तो इवन दो फ्यूल की प्राइस थोड़ी बढ़ जाए, आई विल ऑलवेज हैव टू बाय फ्यूल, राइट? बिकॉज अगर फ्यूल नहीं है तो मैं कार कैसे चलाऊंगी, isn't it? So even though we can see that in our day to day lives as well, even though the prices of petrol, diesel keep increasing, हम बाय करते ही है, right? Because हमारे पास ऐसी कोई चीज है जो बिना पेट्रोल और डीजल की तो चल ही नहीं सकती। So that is why अगर complementary goods है तो उनकी जो डिमांड होती है वो relatively inelastic होती है। So let us move to point number 6 here, complementary goods। The demand for a commodity which is used in conjunction with other commodities to satisfy a single want is relatively inelastic। Alright, for example, a fall in the price of mobile handsets may lead to a rise in the demand for SIM cards। Okay, getting it? So complementary goods अगर है तो उनकी डिमांड होगी relatively inelastic। Alright, next क्या है, cup। U stands for uses। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज है जो मल्टीपर्पज यूज की है, तो अगर उसकी प्राइस कम हो गई तो हम क्या करेंगे, ज्यादा खरीद लेंगे, राइट? बिकॉज बहुत सारे उसके यूजेस है। लेकिन अगर ऐसी चीज है जिसकी एक ही यूज है तो इवन तो उसकी प्राइस कम हो जाती है, हम कितनी खरीद सकते हैं, बिकॉज एक ही तो यूज है उसका, हम और क्या करेंगे उससे, राइट? उस कमोडिटी के कितने यूजेस है इसके ऊपर भी उसकी इलास्टिसिटी डिपेंड करती है। सो लेट अस मूव टू पॉइंट नंबर 3, नंबर ऑफ यूजेस। देखिए क्या लिखा है, single use goods have less elastic demand, however multi-use goods have more elastic demand। for example coal, electricity etc, right? because वो बहुत सारे uses, बहुत सारा काम हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, कोल से, तो अगर उनकी प्राइस में कुछ भी चेंज होता है तो डिमांड तुरंत अफेक्ट हो जाएगी। ऑलराइट, तो दो हमने देख लिए, कप, C was complementary, U was uses, and P stands for proportion of expenditure। हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका कितना हिस्सा हम स्पेंड कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो फॉर एग्जांपल हम न्यूज़पेपर जब खरीदते हैं बच्चों, न्यूज़पेपर्स फॉर्म अ मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ आवर एक्सपेंडिचर, तो उसमें थोड़ा बहुत अगर 50 पैसे, 1 रुपए का चेंज भी हो जाता है तो हमारी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? तो इसे हम बोलेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। लेकिन अगर हमारा कोई बड़ा पोर्शन है हमारे पूरे एक्सपेंडिचर का, फॉर एग्जांपल हम टीवी खरीद रहे हैं, फ्रिज खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, इट इज अ बिग चंक ऑफ द एक्सपेंडिचर, तो जरूर इनके प्राइसेस के वजह से हमारी डिमांड चेंज होगी। सो दैट इज व्हाई उनकी जो इलास्टिसिटी है बच्चों, दैट विल बी रिलेटिवली इलास्टिक।
ये जो प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर वाला पॉइंट है बच्चों, ये हमारे ओल्ड टेक्स्ट बुक्स में था, अभी नए टेक्स्ट बुक्स में आपके पास ये नहीं रहेगा, बट बिकॉज दिस इज अ रेलेवेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है. ओके, इफ यू विश यू कैन ऐड दिस पॉइंट एज वेल, दैट कितना हमारा प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर है उस पर भी डिपेंड करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कप हो गया. अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिश. सो डी हियर स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी. कितना ड्यूरेबल है उस पे भी डिपेंड करता है इलास्टिसिटी. इफ दैट प्रोडक्ट इज ड्यूरेबल तो उसकी इलास्टिसिटी रहेगी हाई. लेकिन अगर वो पेरिशेबल प्रोडक्ट है तो हम कितना खरीदेंगे पेरिशेबल प्रोडक्ट, राइट? तो इन इलास्टिक हो जाएगी उसकी डिमांड. सो लेट अस सी ड्यूरेबिलिटी इज पॉइंट नंबर 5. See, the demand for durable goods is relatively elastic. For example, furniture, washing machine, etc. उनके प्राइस पे अगर चेंजेस होते हैं तो डेफिनेटली उनके डिमांड पे असर होगा. लेकिन अगर पेरिशेबल गुड्स है, फॉर एग्जाम्पल सब्जी है, वो कितनी भी सस्ती हो जाए तो क्या हम बहुत सारी खरीद सकते हैं? नहीं, बिकॉज वो पेरिशेबल है ना. तो अगर हम बहुत खरीद लेंगे तो वो 2-3 दिन के बाद तो खराब ही होनी है. तो क्या करेंगे हम ज्यादा खरीद के? तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है उस तरह से हम खरीदते हैं. सो दैट इज वाई उनकी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक होती है. ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था यहाँ पे डी, दैट इज ड्यूरेबिलिटी. डिश, आई स्टैंड्स फॉर इनकम. अगर हमारा इनकम बहुत अच्छा है, ज्यादा इनकम है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता किसी की प्राइस कितनी है कमोडिटी की, राइट? तो हमारे लिए डिमांड विल बी इन इलास्टिक. लेकिन अगर हमारा इनकम कम है तो किसी भी चीज की अगर प्राइस बढ़ती है तो हम जो डिमांड करेंगे उस पे असर होगा बच्चों, राइट? तो इसीलिए हमारे लिए डिमांड इलास्टिक हो जाएगी. इट विल डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ द पर्टिकुलर कंज्यूमर. तो यहां पे आएगा आपका पॉइंट नंबर 7, इनकम ऑफ द कंज्यूमर. डिमांड फॉर गुड्स इज यूजुअली इनइलास्टिक इफ द कंज्यूमर हैज हाई इनकम. अगर ज्यादा इनकम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कुछ इंक्रीज भी हो जाए प्राइसेस, तो मतलब एक्सट्रीमली पुअर है या बहुत ज्यादा रिच है तो फर्क नहीं पड़ता है प्राइसेस से. अगर हम पुअर है बहुत ही ज्यादा तो अगर प्राइसेस बढ़ जाए तो वैसे भी हम खरीद नहीं पाएंगे, राइट? लेकिन अगर हमारा जो इनकम है वो मीडियम है तो जरूर अफेक्ट होता है प्राइसेस से. ओके, तो व्हाट इज द लेवल ऑफ इनकम, इस पे भी इलास्टिसिटी डिपेंड करती है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिश. S stands for substitutes. जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उसके अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो उसकी जो डिमांड है वो इलास्टिक हो जाएगी. लेकिन अगर उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी. अगर उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल हम मार्केट में देखते हैं सारे जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है हमारे पास, सोप्स है, डिटर्जेंट्स है, इतने सारे वैरायटीज है, तो इफ वी सी क्लोजली उनके जो प्राइसेस होते हैं वो दे आर सिमिलर टू ईच अदर. अगर किसी चीज की बहुत ज्यादा प्राइस रहेगी तो वी विल शिफ्ट टू द सब्स्टिट्यूट, है ना, हम क्यों महंगा प्रोडक्ट खरीदे. लेकिन अगर किसी चीज का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो वी आर बाउंड टू परचेज दैट प्रोडक्ट, जिस भी कीमत पे हमें वो मिल रहा होगा, राइट? सो नाउ लेट अस मूव टू point number 2, availability of substitutes. Demand for a commodity will be more elastic if its close substitutes are available in the market. For example, lemon juice, sugarcane juice, etc. But commodities having no close substitutes like salt, the demand will be inelastic. All right? Dish, D-I-S. H क्या है देखते हैं. H stands for habits. अगर कोई भी हैबिट फॉर्मिंग कमोडिटी है तो उसकी डिमांड कैसी होगी बताइए मुझे. उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी, चाहे प्राइस बढ़ भी जाए. अगर मुझे उस चीज की आदत है तो आई एम गोइंग टू बाय दैट कमोडिटी. लेकिन अगर वो हैबिट फॉर्मिंग नहीं है तो उसकी जो डिमांड है दैट विल बी इलास्टिक, राइट? तो यहां पे देखते हैं हम पॉइंट नंबर 4, हैबिट्स. Habits make demand for certain goods relatively inelastic. For example, addicted goods, drugs, etc. अब जो भी addictions होते हैं उनके चाहे आप prices बढ़ा भी दो, लोग खरीदेंगे because they are used to it. Alright, whether good or bad, that is a different issue. लेकिन अगर हमें उस चीज की आदत है, उस चीज की लत है, तो हम जरूर खरीदते हैं. तो उनकी जो डिमांड है that is inelastic. Alright. सो डिश हमने देख लिया यहाँ पे. और लास्ट हमारा शॉर्ट कोड है नट. N stands for nature. The nature of the commodity, whether it is a necessity or it is a luxury. Necessity अगर है मतलब मुझे जरूरी ही है वो प्रोडक्ट,
तो उसकी डिमांड जाहिर है इनइलास्टिक होगी ना, चाहे आप प्राइसेस कम कर दो, ज्यादा कर दो, आई एम गोइंग टू बाय बिकॉज इट इज नेसेसिटी। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन है, इवन इफ मेडिसिन के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, पेशेंट्स को अगर जरूरी है वो मेडिसिन लेना, तो दे आर गोइंग टू बाय दोज मेडिसिन। लेकिन अगर ऐसे कोई गुड्स है जो भी लग्जरी को बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार खरीदना, एसी खरीदना, है ना, ये लग्जरी प्रोडक्ट्स है, तो जो प्राइस है उससे इनकी डिमांड पे असर होता है, तो ये हो जाते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। लेट अस रीड, हमारा पॉइंट नंबर 1 है नेचर ऑफ commodity. By nature, we can classify commodities as necessities, comforts, and luxury goods. Demand for necessaries like food, grains, medicines, textbooks, etc. is inelastic, and for comforts and luxury goods like cars, perfumes, furniture, demand is relatively elastic. Getting it? Next point क्या है? Nut. N हो गया nature of the commodity. U से हो जाएगा urgency. अगर किसी भी चीज की हमें सख्त जरूरत है, तो even if the price is little high, we are going to buy it, right? तो मतलब वो inelastic हो गया। लेकिन अगर किसी चीज की हमें urgency नहीं है, तो हम रुकेंगे ना, जब तक उसका प्राइस करेक्ट नहीं हो जाता, हम उस चीज को बाय नहीं करेंगे, राइट? तो उसकी डिमांड हो जाएगी इलास्टिक। ऑलराइट, सो दिस इज पॉइंट नंबर 8, urgency of needs. Goods which are urgently needed will have inelastic demand. For example, medicines. Luxury goods which are less urgent have relatively elastic demand. Okay? And last point है हमारा T, that stands for time period. मतलब अगर कम टाइम है बच्चों, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑब्वियसली इनइलास्टिक होगी, लेकिन इफ इट इज अ लॉन्गर ड्यूरेशन, तो ऑब्वियसली द इलास्टिसिटी will be there. So relatively elastic होगा डिमांड अगर longer period है, लेकिन short period of time में the elasticity is less. Okay? So ये है हमारा point number 9, time period. Elasticity of demand is always related to period of time. It varies with the length of the time period. Generally, longer the duration of the period, greater will be the elasticity of demand and vice versa. This is because a consumer can change the consumption habits in the long run in favor of cheaper substitutes of the commodities. मतलब अगर हमारे पास ज्यादा वक्त है, तो हम हमारे हैबिट्स, प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हैं, राइट? तो उस हिसाब से कमोडिटी की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर कम वक्त है, तो हम वो चेंज नहीं कर पाते हैं, राइट? सो इसीलिए जो इलास्टिसिटी है वो भी यहाँ पे कम होगी। ऑलराइट, तो ये हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। हमारा शॉर्ट कोड है कप, डिश एंड नट। इफ यू वांट, ये आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कप, डिश एंड नट मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स में ब्रीफ में यहाँ दिया हुआ है। इफ यू सी हियर, देखिए C stands for complementary goods. Complementary goods are relatively inelastic demand. RI लिखा है मैंने। ओके, कब U stands for uses. अगर ज्यादा uses है, more uses elastic demand, less uses inelastic demand. P stands for proportion of expenditure. ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है, but if you want you can mention this as well. Okay, कब, dish, D stands for durability. अगर ड्यूरेबल है तो इलास्टिक डिमांड है, अगर पेरिशेबल है तो इनइलास्टिक डिमांड है, राइट? I stands for income. अगर इनकम हाई है तो इनइलास्टिक, अगर इनकम लो है तो इलास्टिक डिमांड। ओके, S stands for availability of substitutes. अगर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो इलास्टिक डिमांड, अगर सब्स्टिट्यूट्स नहीं है तो इनइलास्टिक डिमांड। एंड H stands for habits. क्या हैबिट फॉर्मिंग है? इफ यस देन इनइलास्टिक, अगर हैबिट फॉर्मिंग नहीं है तो इलास्टिक। एंड लास्ट इज नट। N stands for nature of the product. अगर वो नेसेसिटी है तो इनइलास्टिक, और अगर वो लग्जरी है तो इलास्टिक डिमांड। U stands for urgency. क्या अर्जेंसी है? इफ यस तो डिमांड इनइलास्टिक होगी, लेकिन अगर अर्जेंसी नहीं है तो इलास्टिक डिमांड। एंड लास्ट T, टाइम पीरियड। कितना टाइम पीरियड है? अगर लॉन्ग है तो इलास्टिक डिमांड, और अगर शॉर्ट है तो इन इलास्टिक डिमांड। बच्चों देखो, इस तरह से मैंने आपके लिए ये बनाया हुआ है ताकि एट अ ग्लांस आप ये पूरा आंसर लिख सको। इफ यू नो दिस पर्टिकुलर डायग्राम, तो आप पूरा आंसर लिख सकते हो बच्चों। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप जस्ट इतना देख लो तो आपका पूरा आंसर रेडी हो जाएगा। ओके, हमारा शॉर्ट कोड था कप, डिश और नट फॉर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ गया है। अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं बच्चों, डू शो योर एप्रिसिएशन बाय हिटिंग द लाइक बटन and by commenting in the comment section below. Your comments truly keep me motivated in getting such lectures for you. बच्चों मेरे चैनल के होम पेज पे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाया हुआ है for accountancy as well as economics for class 11th and 12th. So go through the home page of the channel and make the most of these lectures. Do let me know in the comment section if you have any feedback. And also share these lectures with your friends and colleagues and help us reach out to a large number of students. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में. Till then, take care. Bye bye.